हेलो ऑल, आज हम सेक्शन 24 से स्टार्ट करेंगे। इशू ऑफ नोटिस टू बेनामीदार। जो इनिशिएटिंग ऑफिसर है वो नोटिस इशू करेगा बेनामीदार को एज वेल एज बेनिफिशियल ओनर को कि जहाँ पे उसको रीजन टू बिलीव है कि जो बेनामीदार है वो बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, तो वो बेनामीदार को और बेनिफिशियल ओनर को नोटिस इशू करेगा। किस लिए इशू करेगा? कि आपकी प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी क्यों न माना जाए। और जो इनिशिएटिंग ऑफिसर है वो बेनामी प्रॉपर्टी को अटैच करेगा। कितने दिन के लिए? फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। तो ज़्यादा के लिए वो अटैच नहीं कर सकता। और ये 90 डेज कहाँ से काउंट होंगे? फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 इज इशूड। जब उसने नोटिस इशू किया था उस महीने के लास्ट डे से 90 डेज काउंट करेंगे। जैसे आज 9 जनवरी है और मान लो आज उसने नोटिस इशू किया, तो इस महीने का लास्ट डे 31 जनवरी होगा। तो देन वहां से 90 डेज कंसिडर करेंगे प्रोविजनल अटैचमेंट के लिए। तो देन पासिंग ऑफ ऑर्डर बाय इनिशिएटिंग ऑफिसर। इनिशिएटिंग ऑफिसर जो है ऑर्डर पास करेगा where the provisional attachment has been made और वेयर प्रोविजनल अटैचमेंट हैज नॉट बीन मेड। इन दो केसेस में क्या ऑर्डर पास करेगा? एक केस हम पढ़ते हैं वेयर द प्रोविजनल अटैचमेंट हैज बीन मेड, जहां पे इनिशिएटिंग ऑफिसर ने प्रोविजनली अटैच कर लिया है बेनामी प्रॉपर्टी को, तो वो आगे उस प्रोविजनल अटैचमेंट को फर्दर कंटिन्यू करने का डिसीजन दे सकता है, या फिर रिवोक द प्रोविजनल अटैचमेंट, या वो उस जो प्रोविजनल अटैचमेंट को रिवोक करेगा। यानी कि अगर इन केस उसको लगता है कि जो प्रॉपर्टी है वो बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है, तो उस केस में वो प्रोविजनल अटैचमेंट को रिवोक कर देगा। देन सेकंड केस है वेयर प्रोविजनल अटैचमेंट हैज नॉट बीन मेड, जहां पे प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं की गई है, तो इनिशिएटिंग ऑफिसर क्या डिसीजन लेगा? या तो वो उसको प्रोविजनल अटैच करने का डिसीजन लेगा, लेकिन जो प्रोविजनल अटैच करने का जो डिसीजन लेगा वो कैसे लेगा? उसके लिए उसको पहले प्रायर अप्रूवल लेना होगा, अप्रूविंग अथॉरिटी का पहले प्रायर अप्रूवल लेना होगा प्रोविजनल अटैचमेंट करने से पहले, या फिर वो डिसाइड करेगा कि नॉट टू अटैच द प्रॉपर्टी। अगर इनकेस उसको ऐसा लगता है कि जो प्रॉपर्टी है वो बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो उसको अटैच नहीं करेगा। एंड इस पीरियड में क्या काउंट नहीं होगा? अगर कोई हाई कोर्ट से कोई स्टे मिला हुआ है तो उस पीरियड को हम काउंट नहीं करेंगे। देन कंटिन्यूशन ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट। अगर इनिशिएटिंग ऑफिसर है जो प्रोविजनल अटैचमेंट जो प्रॉपर्टी की गई है उसको कंटिन्यू करता है, तो उस केस में वो 15 दिन के अंदर अंदर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को क्या देगा? रेफर करेगा। सो देन मैनर ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस बताया गया है कि सर्विस ऑफ नोटिस कैसे किया जाएगा। इन केस ऑफ किसके केस में कैसे नोटिस इशू किया जाएगा? जैसे कि इंडिविजुअल के केस में क्या किया जाएगा? नोटिस किसको इशू किया जाएगा? उस इंडिविजुअल को किया जाएगा। अगर फर्म है तो फर्म के केस में मैनेजिंग पार्टनर को या मैनेजर ऑफ द फर्म को नोटिस इशू किया जाएगा। अगर एचयूएफ है तो उस केस में कर्ता को या मेंबर ऑफ सच फैमिली को किया जाएगा। अगर कंपनी है तो प्रिंसिपल ऑफिसर को नोटिस इशू किया जाएगा। एनी अदर एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है तो प्रिंसिपल ऑफिसर और एनी मेंबर देयर ऑफ को नोटिस इशू किया जाएगा। और ये पॉइंट्स हमारे एमसीक्यू पर्पज से भी रेलिवेंट है। सो देन हम आगे चलते हैं एडजुडिकेशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी। जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है शैल इशू नोटिस टू फर्निश सच डॉक्यूमेंट्स पार्टिकुलर्स और एविडेंस। जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो फर्निश करने को बोलेगा डॉक्यूमेंट्स या पार्टिकुलर्स या एविडेंस। किसको बोलेगा? बेनामीदार को या बेनिफिशियल ओनर को या एनी इंटरेस्टेड पार्टी इंक्लूडिंग ए बैंकिंग कंपनी और एनी पर्सन हु हैज मेड ए क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। और वो कब बोलेगा? विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 डेज कहाँ से काउंट करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑन विच ए रेफरेंस हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम इनिशिएटिंग ऑफिसर। जब से इनिशिएटिंग ऑफिसर से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रेफरेंस मिला था उसके 30 दिन के अंदर वो नोटिस इशू करेगा बेनामीदार को, बेनिफिशियल ओनर को और इंटरेस्टेड पार्टी को। सो देन फर्दर द नोटिस शैल प्रोवाइड ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 30 डेज टू द पर्सन टू होम द ऑफिस नोटिस इज इशूड टू फर्निश द इंफॉर्मेशन सोर्ट। और फर्दर उनको टाइम कितना मिलेगा रिप्लाई करने के लिए? 30 डेज का रिप्लाई मिलेगा। ये हमने 30 डेज का टाइम मिलेगा रिप्लाई करने के लिए। यहाँ से देखो इनिशिएटिंग ऑफिसर ने रेफरेंस दिया 15 दिन के अंदर अंदर, उसके बाद 30 दिन में क्या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या से इशू करेगा? नोटिस इशू करेगा। देन उसके बाद जो ये पार्टीज हैं, बेनामीदार है, बेनिफिशियल ओनर है, इनको क्या किया जाएगा? 30 दिन का टाइम दिया जाएगा फर्दर रिप्लाई करने के लिए। सो देन
सर्विंग ऑफ नोटिस व्हेन प्रॉपर्टी इज हेल्ड जॉइंटली, जहाँ पे जो बेनामी प्रॉपर्टी है 2 या 3 लोगों ने जॉइंटली हेड कर रखी है, मान लो 3 लोगों ने जॉइंटली हेड कर रखी है, तो उस केस में सर्वी को नोटिस सर्व किया जाएगा, तीनों पार्टीज को नोटिस सर्व किया जाएगा। और इन केस अगर किसी एक को भी नोटिस सर्व कर दिया गया है, तीनों में से किसी एक को नोटिस भेज दिया, तो वो नोटिस भी क्या रहेगा, वैलिड माना जाएगा, इनवैलिड नहीं रहेगा। सो देन फर्दर एक्शन बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आफ्टर इशू ऑफ नोटिस, नोटिस इशू करने के बाद जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या एक्शन लेगा, वो नोटिस इशू करने के बाद जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है जो उनका रिप्लाई को कंसिडर करेगा, सो देन वो इंक्वायरी करेगा और उसके बाद उनको पार्टीज को क्या देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। और इन केस अगर उनको ऐसा लगता है कि जो प्रॉपर्टी है वो बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है, तो उस अरेस्टमेंट को रिवोक कर देगा। और इन केस अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि जो प्रॉपर्टी है वो बेनामी प्रॉपर्टी है, तो उस केस में उसकी अरेस्टमेंट को कंफर्म कर देगा। सो देन देयर इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इन इसमें ये मेंशन किया गया है कि अगर मान लो प्रॉपर्टी में कुछ पोर्शन है जो कि बेनामी प्रॉपर्टी है, उसका पूरी प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे मान लो कि 3 फ्लैट्स हैं, उसमें से थर्ड फ्लैट जो है वो बेनामी प्रॉपर्टी है, सो उस केस में वो उसी एरिया को बेनामी प्रॉपर्टी कंसिडर करेगा। और इन केस ही इज नॉट एबल टू स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई सच पार्ट, अगर वो ऐसा कुछ एरिया को कंसिडर करने में एबल नहीं है, तो उस केस में क्या करेगा, वो टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, तो वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगा जो भी उसको बेस्ट लगेगा। सो देन प्रोविजनल अटैचमेंट, प्रोविजनल, सो जो adjudicating authority has reason to believe that a property other than a property referred to it by the initiating officer is benami property, it shall provisionally attach the property, जो उसको प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर लेगा। एडिशन स्ट्राइकिंग ऑफ नेम्स, देन जो एडजुडिकेटिंग ऑफिस अथॉरिटी है वो अगर उसको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन है जो निर्दोष है और उसका बेनामी ट्रांजैक्शन में इम्प्रॉपरली नाम इन्वॉल्व कर लिया गया है, तो वो उसके नाम को हटा सकता है। और ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो बेनामी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, तो उसके नाम को ऐड भी कर सकता है। देन टाइम लिमिट फॉर पासिंग ऑफ ऑर्डर, तो टाइम लिमिट कितना है पासिंग ऑफ ऑर्डर, कितने टाइम में जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है अपना ऑर्डर पास करेगा, 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द रेफरेंस हैज बीन रिसीव्ड अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन 5, जब से उसने इनिशिएटिंग ऑफिसर से रेफरेंस मिला था उसके उस मंथ के एंड से, यानी कि मान लो उसको 10 जनवरी को रेफरेंस मिला था, तो 10 जनवरी में जो मंथ एंड का जो डेट रहेगा 31 जनवरी होगा, तो उसके बाद 1 ईयर के अंदर अंदर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है अपना ऑर्डर पास करेगा। सो देन अपीयरेंस बिफोर द अथॉरिटीज, जो अपीयरेंस क्या कौन करेगा, बेनामीदार और एनी पर्सन हु क्लेम टू बी द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी में आइदर अपीयर इन पर्सन, यानी कि जो बेनामीदार है या बेनिफिशियल ओनर है वो अपीयर इन पर्सन हो सकते हैं या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं। सो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में कौन कौन आएगा, ए पर्सन रिलेटेड टू बेनामीदार और सच अदर पर्सन इन एनी मैनर और ए पर्सन रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द बेनामीदार और सच अदर पर्सन एज द केस में बी, एनी ऑफिसर ऑफ शेड्यूल्ड रैंक, एनी legal practitioner or any person who has passed any accountancy examination. Then there is confiscation and vesting of benami. कन्फिस्केशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी कैसे होगा, व्हेन एन ऑर्डर इज पास्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 26 सबसेक्शन 3 होल्डिंग सच प्रॉपर्टी टू बी बेनामी प्रॉपर्टी, जहाँ पे ये घोषित कर दिया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी जो है वो बेनामी प्रॉपर्टी है, देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है, जो उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा पार्टीज को, उसके बाद कन्फिस्केशन प्रोसीजर को कंसिडर करेगा। देन कन्फिस्केशन प्रोसीजर क्या रहेगा, कन्फिस्केशन प्रोसीजर में क्या है, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो ऑथराइज्ड ऑफिसर को कॉपी सेंड करेगा और ऑथराइज्ड ऑफिसर क्या करेगा, उसके बाद जो नोटिस भेजेगा उस किसको भेजेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा और स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा। किस केस में भेजेगा, इन इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, और एक जो कन्फिस्केशन प्रोसीजर दिया गया है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। तो ये हमारे पास दो कन्फिस्केशन, ये कन्फिस्केशन प्रोसीजर जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में पढ़ेंगे और मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में पढ़ेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो ऑथराइज ऑफिसर है वो नोटिस इशू करेगा, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस भेजेगा और स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस भेजेगा इंटीमेटिंग अबाउट द कन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी, की प्रॉपर्टी का कन्फिस्केशन किया जा चुका है। सो वो जनरल पब्लिक को भी इंटीमेट करेगा कि जनरल पब्लिक इस प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन्स में डील ना करे, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो बेनामी प्रॉपर्टी है। देन
मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो नोटिस इशू करेगा, इशू नोटिस टू द अथॉरिटी और पर्सन हैविंग द कस्टडी ऑफ सच मूवेबल प्रॉपर्टी। सो इस केस में जो इसके पास मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको नोटिस इशू करेगा, सेल द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को सेल करेगा और जो उससे रिसीट्स होंगी उसको स्टेट बैंक में डिपॉजिट करवा देगा। एंड कॉस्ट टू डिपॉजिट द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ कैश, अगर प्रॉपर्टी कैश में है, गवर्नमेंट और अदर सिक्योरिटी और बुलियन और ज्वेलरी की फॉर्म में है, तो उस केस में उस प्रॉपर्टी को बेचेगा और स्टेट बैंक में उसकी रिसीट्स को जमा करवा देगा या सब्सिडीज में और नेशनलाइज बैंक में जमा करवा देगा। कॉस्ट टू द प्रॉपर्टी इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इन केस अगर प्रॉपर्टी शेयर की फॉर्म में है, डिबेंचर या यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड की फॉर्म में है, तो उस केस में जो है उसकी कस्टडी एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सो देन देयर इज प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय एडिक्वेट कंसिडरेशन, इट शैल अप्लाई टू प्रॉपर्टी हेल्ड और एक्वायर्ड बाय ए पर्सन फ्रॉम द बेनामीदार और एडिक्वेट कंसिडरेशन। तो इसमें क्या है, नथिंग शैल अप्लाई। इसमें अगर किसी पर्सन ने बेनामीदार से एडिक्वेट कंसिडरेशन देके गुड फेथ में वो प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो उस पर्सन के लिए वो टाइटल वैलिड रहेगा। देन राइट्स एंड टाइटल आफ्टर कन्फिस्केशन, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट क्या है, फ्री फॉर ऑल अनकम्बरेंसेस। ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ली है और मान लो जो बेनामीदार है उसने उस प्रॉपर्टी पर लोन ले रखा था, जो बेनामी प्रॉपर्टी है उस पर लोन ले रखा था, तो उस केस में क्या है, जो बैंक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से उस प्रॉपर्टी के लिए राइट क्लेम नहीं कर सकता। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के का राइट जो रहेगा वो फ्री ऑफ ऑल अनकम्बरेंसेस रहेगा। यानी कि मान लो कि राम, मिस्टर राम है जो बेनामीदार था वो, ठीक है, उसने बैंक से लोन लिया था। कितना लोन लिया था, 100 करोड़ का लोन लिया था उसने बैंक से। बैंक से उसने 100 करोड़ का लोन लिया था, तो उसने उस केस में बैंक से उसने 100 करोड़ का लोन लिया मान लो, तो फिर उस केस में क्या है, बैंक उस केस में क्लेम नहीं कर सकता सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो राम पर ही क्लेम कर सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, फ्री ऑफ ऑल इनकम्बरेंसेस का राइट रखती है। सो देन मैनेजमेंट ऑफ कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी, कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कैसे होगा, जो वेयर द प्रॉपर्टी कन्फिस्केटेड इज ऑफ सच नेचर, जहाँ पे कि इज इम्प्रैक्टिकेबल और इट्स रिमूवल, जहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो इम्प्रैक्टिकेबल टू रिमूव है, तो उस केस में वहीं पे प्रॉपर्टी को अटैचमेंट कर दिया जाएगा। और अगर इन केस प्रॉपर्टी क्या है, कैश की फॉर्म में है, गवर्नमेंट और अदर सिक्योरिटीज, बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल्स की फॉर्म में है, उस केस में जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या करेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास उसकी रिसीट्स को डिपॉजिट कर देगा। सो देन एडमिनिस्ट्रेटर शैल मेंटेन ए रजिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, एक रजिस्टर मेंटेन करेगा। किसमें करेगा, इन फॉर्म नंबर 1 में रजिस्टर मेंटेन करेगा। अगर प्रॉपर्टी कैश की फॉर्म में है, गवर्नमेंट और अदर सिक्योरिटीज, बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल्स की फॉर्म में है, तो फॉर्म नंबर 1 में रजिस्टर मेंटेन करेगा। ये पॉइंट जो है एमसीक्यू पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है। सो और फॉर्म नंबर 2 में रजिस्टर मेंटेन करेगा। अगर इन प्रॉपर्टी के अदर देन प्रॉपर्टी है तो उस केस में फॉर्म नंबर 2 में रजिस्टर मेंटेन करेगा। सो देन कंपोजिशन ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल, देन अपीलेट ट्राइब्यूनल में कौन कौन आएंगे, इसमें अपीलेट ट्राइब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड एटलीस्ट 2 अदर मेंबर। 2 अदर मेंबर में कौन कौन होंगे, एक जुडिशियल मेंबर होगा और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होगा। तो उस केस में आगे ट्रांसफर ऑफ मेंबर, जो चेयरपर्सन में ट्रांसफर ए मेंबर फ्रॉम वन बेंच टू अनदर बेंच, जो चेयरपर्सन है वो एक मेंबर को एक बेंच से दूसरे बेंच में ट्रांसफर कर सकता है। देन क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल, इनका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, चेयरपर्सन का क्वालिफिकेशन और मेंबर्स का क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। जो चेयरपर्सन है, ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज चेयरपर्सन ऑफ द अपीलेट ट्राइब्यूनल अनलेस ही इज द सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। वो क्या हो सकता है, सिटिंग जज हो सकता है हाई कोर्ट का या रिटायर्ड जज हो सकता है हाई कोर्ट का। अगर वो सिटिंग जज है हाई कोर्ट का, जो कि सेक्शन 32 सबसेक्शन 3 में मेंशन किया गया है, अगर वो सिटिंग जज है हाई कोर्ट का तो वो उसके लिए हमने क्या लेना होगा, आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बाद ही वो चेयरपर्सन एज ए चेयरपर्सन अपॉइंट किया जा सकता है। और एंड हु हैज कंप्लीटेड नॉट लेस देन 5 years ऑफ सर्विस। तो ये दोनों कंडीशंस एप्लीकेबल रहेंगी। देन क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल, जो मेंबर्स के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये ऊपर तो हमने चेयरपर्सन के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पढ़ा था, अभी हम मेंबर के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पढ़ते हैं। जुडिशियल मेंबर के केस में क्या रहेगा, वो मेंबर होना चाहिए इंटर लीगल सर्विस का एंड ही हैज हेल्ड द पोस्ट ऑफ
एडिशनल सेक्रेटरी और इक्विवेलेंट पोस्ट इन दैट सर्विस। और अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के केस में क्या क्राइटेरिया रहेगा, इज ए मेंबर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस और हैज हेल्ड द पोस्ट ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और इक्विवेलेंट पोस्ट। सो देन देर इज प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटिंग जज ऑफ ए हाई कोर्ट, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जो सिटिंग जज है हाई कोर्ट का वो ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बाद ही एज ए चेयरपर्सन अपॉइंट होगा। सो देन द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, इनकी टर्म क्या रहेंगी, जो कि ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर, क्योंकि 5 साल से ज़्यादा की टर्म नहीं होगी और जब तक अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स तक वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। एंड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, इनको दोबारा एलिजिबल नहीं होंगे ये रीअपॉइंटमेंट के लिए। मान लो कोई चेयरपर्सन है, उसकी एज 62 है, तो अप टू 65 ईयर्स की एज तक ही वो अपॉइंट किया जा सकता है, मतलब 3 साल तक वो काम करेगा एज ए चेयरपर्सन। तो देन रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन कैसे भी कर सकती है। So then central government may in consultation with Chief Justice of High Court remove फ्रॉम ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिमूवल कर सकती है चेयरपर्सन एंड मेंबर का इन केसेस में, जो कि हमने रेरा में भी पढ़े थे कि ही हैज़ बीन एडजर्ज्ड एंड इंसॉल्वेंट, हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच इज इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व्स मॉरल टर्पिट्यूड, हैज़ बिकम फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल और हैज़ acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions और हैज़ तो अब्यूज हिज पोजीशन, अपनी पोजीशन को अब्यूज किया है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक ऑर्डर फॉर रिमूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, रिमूवल के लिए ऑर्डर कर सकती है। किस केस में, जुडिशियल चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको रिमूवल करेगी। इसके लिए सबसे पहले क्या करेगी, वो इंक्वायरी बिठाएगी। इंक्वायरी कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो इंक्वायरी करेगा चेयरपर्सन एंड जुडिशियल मेंबर के केस में। सो देन उनको रिजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। उसके बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट इनको चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर को रिमूव कर सकती है। सस्पेंशन ऑफ चेयरपर्सन एंड जुडिशियल मेंबर, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे सस्पेंड फ्रॉम ऑफिस द चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ whom a reference of conducting an inquiry has been made. So then removal of administrative member, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के लिए क्या क्राइटेरिया है, उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। इस केस में इंक्वायरी नहीं बिठाई जाएगी, यानी कि जो हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चेयरपर्सन और जुडिशियल मेंबर को रिमूव करने के लिए तो इंक्वायरी बिठाएगी। इंक्वायरी कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट करेगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के केस में इंक्वायरी नहीं की जाएगी, ओनली उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा और उसके बाद रिमूव कर दिया जाएगा। देन देयर इज द वैकेंसी एक्स्ट्रा नोट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ अपील ट्राइब्यूनल, अगर इनकेस अगर कोई वैकेंसी है चेयरपर्सन की या मेंबर की कोई वैकेंसी है, तो अगर उस केस में कोई डिसीजन लिया गया अथॉरिटी के द्वारा तो वो डिसीजन क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, इनवैलिड नहीं माना जाएगा। सो देन रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, जो चेयरपर्सन और मेंबर है वो खुद से छोड़ के जा सकते हैं। इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस और अंटिल ए पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड एज ए सक्सेसर, जब तक वो सक्सेसर नहीं आ जाता उसका, और अंटिल द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ऑफ ऑफिस, जब तक उसका टर्म एक्सपायर नहीं हो जाता, विच एवर इज अर्लियर, इन तीनों में से जो भी पहले होगा उस डेट तक वो क्या है, रेजिग्नेशन ऑफ रिमूवल कर सकते हैं। सो देन मेंबर टू एक्ट एज चेयरपर्सन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, जो मेंबर है वो एज ए चेयरपर्सन काम करेंगे। कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जब वैकेंसी ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन और अदरवाइज इन द ऑफिस और चेयरपर्सन ऑफ अपीलेट ट्राइब्यूनल, जब कोई वैकेंसी आती है देन सीनियर मोस्ट मेंबर शैल एक्ट एज ए चेयरपर्सन। So then chairperson unable to discharge functions due to absence, illness or other cause, section 38 subsection 2, then senior most member shall discharge the function of chairperson. Then chairperson shall be the reporting authority for officer and employees of appellate tribunal. So then officer and employees of the appellate tribunal shall discharge their functions under the general superintendence of the chairperson. Salaries extra of officers and employees of appellate tribunal कैसे रहेगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स में लिखा है उसके अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी। देन appellate tribunal shall be guided by the principle of natural justice, जो इनकी पावर रहेंगी वो एज पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की पावर रहेंगी। So then execution of order of appellate tribunal,
तो जो अपीलेट ट्राइब्यूनल के डिसीजन को क्या माना जाएगा कि एज ए डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट माना जाएगा इनके ऑर्डर को। तो देन डीम्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी इनकी प्रोसीडिंग्स को जुडिशियल प्रोसीडिंग्स माना जाएगा। देन डिसीजन टू बी बाय मेजोरिटी, जो डिसीजन होगा अपीलेट ट्राइब्यूनल में बाय मेजोरिटी डिसाइड होगा। मान लो एक जुडिशियल मेंबर और अपीलेट एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर ने डिसीजन लिया है, जुडिशियल मेंबर ने फेवर में डिसीजन दिया और जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर ने क्या है अगेंस्ट में डिसीजन दिया, उस केस में जो केस रेफर किया जाएगा चेयरपर्सन को रेफर किया जाएगा, और जो चेयरपर्सन का जो वोट जो होगा डिसीजन, उस केस में फिर वो डिसीजन बाय मेजोरिटी होगा। फेवर में होगा तो फेवर में, देन अगेंस्ट में होगा तो अगेंस्ट में, क्योंकि डिसीजन टू बी बाय मेजोरिटी है। सो देन मेंबर्स एक्स्ट्रा टू बी पब्लिक सर्वेंट, जो मेंबर्स हैं ये पब्लिक सर्वेंट्स माने जाते हैं। बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स, सो देन इस केस में जो सिविल कोर्ट है इन मैटर में अपना जो वो बीच में एंटरटेन नहीं करेगी। अपील्स टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, इन केस अगर अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए कितना टाइम दिया गया है, 45 डेज का टाइम दिया गया है, और इन केस अगर उनको एक फर्दर एक्सटेंशन दिया जा सकता है 45 डेज का। सो देन हियरिंग ऑफ पार्टीज टू अपील, सो जो हियरिंग कैसे होगी, उनको रिजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा सबसे पहले, कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले। ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल क्या रहेगा इन केसेस में रहेगा, टू डिटरमाइन ए केस फाइनली, टू टेक एडिशनल एविडेंस, टू रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंट। सो ये जो केसेस दिए गए इन केस में ये ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल की, जो अपीलेट ट्राइब्यूनल की पावर रहेगी इन रिगार्डिंग दिस ऑर्डर्स। सो देन टाइम विद इन विच द ऑर्डर टू बी मेड, जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है वो कितने टाइम में ऑर्डर पास कर देगा। अपीलेट ट्राइब्यूनल जो ऑर्डर पास कर देगा विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द अपील इज फाइल्ड, तो वो 1 साल के अंदर अंदर में ऑर्डर पास कर देगा। जो ऑर्डर के लिए फॉर्म नंबर 3 रहेगा, और इसके लिए फीस कितनी जाएगी, 10,000 रुपये की फीस जाएगी। सो देन रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, जो अपीलेट ट्राइब्यूनल है वो जिसने कोई ऑर्डर पास किया है और उस ऑर्डर में कोई मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, तो अपीलेट ट्राइब्यूनल उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकती है विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच ऑर्डर वाज पास्ड, और नो अमेंडमेंट शैल मेड इफ द अमेंडमेंट इज लाइकली टू अफेक्ट एनी पर्सन प्रेजुडिशली, ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं की जाएगी जो कि किसी पर्सन को प्रेजुडिशली अफेक्ट करे। देन राइट टू रिप्रेजेंटेशन, राइट टू रिप्रेजेंटेशन किसके पास रहेगा, ए पर्सन इंक्लूडिंग द इनिशिएटिंग ऑफिसर और who is a party to any proceeding before the appellate tribunal under this act में either appear in person, है तो वो खुद से अपीयर हो सकते हैं या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की असिस्टेंस ले सकते हैं। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में कौन कौन से कंसिडर होंगे, द इनिशिएटिंग ऑफिसर मीन ए पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या एनी अदर पार्टी टू प्रोसीडिंग या एनी ऑफिसर ऑफ शेड्यूल बैंक और एनी लीगल प्रैक्टिशनर हु इज एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इन एनी सिविल कोर्ट इन इंडिया, और या फिर एनी पर्सन हु हैज़ पास एनी अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन। सो देन अपील टू हाई कोर्ट, जो अपीलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से खुश नहीं है कोई भी पार्टी, तो उस केस में अपील की जा सकती है हाई कोर्ट को। इसके लिए टाइम पीरियड कितना दिया गया है, 60 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है, और फर्दर 60 डेज का टाइम पीरियड और दिया जा सकता है अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है। और ओनली अपील किस ग्राउंड पर हो सकती है, ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ पर, लॉ के ग्राउंड पर अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में। सो देन देर इज स्पेशल कोर्ट चैप्टर 6। स्पेशल कोर्ट क्या है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की कंसल्टेशन में उस स्पेशल कोर्ट को फॉर्म कर सकती है। सो देन कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, जो स्पेशल कोर्ट है वो तब तक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस नहीं लेगी जब तक कि उसको रिटर्न में कंप्लेंट ना मिले। कंप्लेंट कौन कर सकता है, कोई अथॉरिटी कंप्लेन करती है या एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कंप्लेन करता है, उसी केस में जो स्पेशल कोर्ट है वो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस लेगी। का टाइम लिमिट टू मेक ऑर्डर, जो इनका टाइम लिमिट कितना है, जो स्पेशल कोर्ट जो ऑर्डर पास करेगी विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द कंप्लेन। एप्लीकेंट ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 टू प्रोसीडिंग्स बिफोर स्पेशल कोर्ट, जो इनकी प्रोसीडिंग्स को क्या माना जाएगा, उनकी पावर क्या रहेंगी, एज ए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की तरह रहेंगी। देन अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर, इनके लिए 7 ईयर की प्रैक्टिस
की रिक्वायरमेंट है, एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए क्या है, 10 ईयर्स के लिए एज ए प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट की रिक्वायरमेंट है. So then deemed public prosecutor under the Code of Criminal Procedure. Every person appointed as a public prosecutor or special public prosecutor under this section shall be deemed to be a public prosecutor. So then there is the offences and prosecution का then दिया हुआ है under chapter 7. Then penalty for benami transaction. Guilty of offence of benami transaction. When any person enter into a benami transaction in order to defeat the provisions of any law, अगर प्रोविजंस ऑफ लॉ को उसने तोड़ा है, टू अवॉइड पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज, कोई उसने टैक्स को अवॉइड करने के लिए किया है, या टू अवॉइड पेमेंट टू क्रेडिटर्स, देन शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन्स. तो उसको बेनामी ट्रांजेक्शन्स में गिल्टी मानेंगे. एंड इसके लिए हु इज पनिशेबल, पनिशेबल किसको किया जा सकता है, बेनिफिशियल ओनर को, बेनामीदार को, और एनी अदर पर्सन हु अबेट्स और इंड्यूसेस एनी पर्सन टू एंटर इनटू द बेनामी ट्रांजेक्शन. इसके लिए पनिशमेंट क्राइटेरिया क्या है, जो कि हमने पहले पढ़ा था, मिनिमम 1 ईयर का रहेगा इम्प्रिजनमेंट और मैक्सिमम 7 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है. और ही शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन अप टू 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. और सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, इसके लिए क्या करना होगा, प्रोसिक्यूशन शैल बी इंस्टीट्यूट ओनली आफ्टर द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से प्रायर अप्रूवल लेनी होगी, तब प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट की जाएगी. सो देन पेनल्टी फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर कोई पार्टी जो है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देती है, उस केस में पेनल्टी कितनी रहेगी, मिनिमम इम्प्रिजनमेंट कितनी रहेगी, मिनिमम फॉर ए टर्म ऑफ 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम कितनी जा सकती है, फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स तक जा सकती है, जो इम्प्रिजनमेंट का टेन्योर है. देन एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन विच मे एक्सटेंड टू 10% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू. 10% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू का फाइन भी लगेगा. सो देन फेलर टू कंप्लाई, अगर कोई पर्सन है इनके एनी पर्सन हु फेल्स टू कंप्लाई विद समन, अगर कोई पर्सन को समन इशू किया गया है और वो अपीयर नहीं होता, तो उस केस में उसको कितना पेनल्टी लगेगा, 25,000 रुपीज़ का पेनल्टी लगेगा. देन हियरिंग ऑफ द पार्टीज, जो इनकी हियरिंग कितनी पार्टीज के, no order shall be passed by the authority unless the person on whom the penalty is to be imposed has been given an opportunity of being heard. तो स्पेशल कोर्ट तब तक कोई ऑर्डर पास नहीं करेगी जब तक कि उनको पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ना दे. तो प्रोवाइडेड दैट नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज्ड इफ सच पर्सन प्रूव्स दैट देयर वर गुड एंड सफिशिएंट रीजन व्हिच प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम कंप्लाइंग विद द समन्स. अगर उनको ऐसा लगता है कि उसने गुड फेथ में काम किया था, उस केस में उन पर्सन पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी. And then the production of the copies of the entries certified by the authority having custody of the records or other documents under its signature, stating that it is the true copy of the original entries and that such original entries are contained in the records or other documents in its custody. तो जो documents हैं बेनामी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वो माना जाएगा कि ट्रू कॉपी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की ट्रू कॉपी है. देन इसमें दिया गया है कि नो प्रोसिक्यूशन शैल बी इंस्टीट्यूट अगेंस्ट एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 53 और 54 विदाउट द प्रीवियस सेंक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल लेनी होगी पहले. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में कौन कौन आएंगे, कमिश्नर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स. ये 4 लोग जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डेफिनेशन में आएंगे. तो ये एमसीक्यू पर्पज से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में कौन कौन आएंगे, कमिश्नर, नंबर 2 डायरेक्टर, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स. ये 4 लोग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अंदर में कंसिडर किए जाएंगे. सो देन मिसलेनियस पॉइंट्स दिए गए हैं. देन सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट एग्जम्पशन टू चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जम्पशन ग्रांट कर सकती है. सो देन सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन इशू कर सकती है टाइम टू टाइम. अपील एप्लीकेंट ऑफ अदर लॉज नॉट बार्ड, applications of other laws not barred. The provisions of this act shall be in addition to and not save as herein after expressly provided in derogation of any other law for the time being in force. Then offenses to be non cognizable, ये एक important point है. जो offenses वो क्या रहेंगे, non cognizable रहेंगे और बेलेबल रहेंगे, यानी कि इजीली बेल मिल सकती है इन केसेस में. सो देन नोटिस एक्स्ट्रा नोट टू इनवैलिड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, अगर नोटिस वगैरह में कोई छोटा मोटा एरर हो गया है तो वो उसको छोटे मोटे ग्राउंड पर इनवैलिड नहीं माना जाएगा. प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है तो वो ये माना जाएगा कि उन्होंने गुड फेथ में एक्शन लिया है.
देन प्रोसीडिंग्स एक्स्ट्रा अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, प्रोसीडिंग्स टेकन अगेंस्ट डिसीज पर्सन, इन केस अगर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन केस अगर डेथ हो जाती है बेनामीदार की या बेनिफिशियल ओनर की, उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स को किसके अगेंस्ट कंटिन्यू किया जाएगा, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट कंटिन्यू किया जाएगा लीगल प्रोसीडिंग्स को। सो देन ये चैप्टर हम यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा। हमने लास्ट क्लास में उसको किया था, कंपटीशन एक्ट 2002 को किया था, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और रेरा चैप्टर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसको कि आप फिर इजिली रिवाइज कर सकते हैं।